देखते हैं इस वीडियो में शतरंज के खिलाड़ी कहानी, है ना। शतरंज के खिलाड़ी कहानी। तो पहले देख लेते हैं शतरंज के बारे में, है ना। तो शतरंज के बारे में देखते हैं। तो ये जो शतरंज का खेल होता है, इसमें होते हैं एक साइड 16 और दूसरे साइड 16, मतलब दो पूरी जो मोहरें होती हैं वो होती हैं 32 मोहरें होती हैं, है ना। पहले शतरंज के बारे में देख लेते हैं, फिर इस कहानी के बारे में देखते हैं। तो इसमें 32 मोहरें होती हैं, जिसमें से 8 दोनों तरफ पिद्दल होती हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊँट होते हैं, है ना। और एक टीम में दो घोड़े 2 ऊँट, एक टीम का बता रहा हूँ, और 8 पिद्दल। तो 8 4 12 हो गए। एक हाथी होता है, और नहीं 2 हाथी होते हैं, और एक राजा एक वजीर होता है। इस प्रकार 16 होते हैं, दोनों तरफ 16 मिलाकर 32 होते हैं, है ना। तो ये शतरंज के खिलाड़ी जो लिखी गई कविता कहानी है, इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। पहला प्रश्न आएगा कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने लिखी है, तो मुंशी प्रेमचंद ने। और ये क्या है, तो यह है एक शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है, ठीक है। अब आएगा कि ये कहानी कब लिखी गई। शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब लिखी गई, तो ये लिखी गई थी अक्टूबर 1924 में ये कहानी लिखी गई थी। और ये कब काहे में प्रकाशित हुई थी, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन आएगा कि शतरंज के खिलाड़ी जो कविता है, कहानी है, सॉरी, शतरंज के खिलाड़ी कहानी है, वो किस पत्रिका में संपादित हुई, तो वो हुई थी माधुरी पत्रिका में, है ना। अगला आएगा कि जो ये कहानी है, ये कैसी कहानी है, ये ऐतिहासिक कहानी है, ये ऐतिहासिक कहानी है, इतिहास पर आधारित है ना। क्योंकि 1924 में ये कहानी लिखी गई थी, 1924 में ये कहानी लिखी गई थी। और इस कहानी में वर्णन किया गया था 1857 के पहले का। तो आएगा कि इस कहानी में कब का वर्णन किया, तो आज़ादी के पहले का वर्णन किया गया था, मतलब 1957 के पहले का, है ना। तो ये ऐतिहासिक कहानी है और ये आधारित है राजनीति पर। आएगा कि ये कहानी किस पर आधारित है, तो यह कहानी राजनीति पर आधारित है। इस कहानी के द्वारा कवि लेखक ने क्या समझाना चाहा है, तो भारतीय शासकों का पतन किस प्रकार से हुआ, या भारतीय शासक किस प्रकार से गुलाम हुए, उसका वर्णन किया गया है। आएगा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या समझाना चाहा है, तो भारतीय शासकों का पतन किस प्रकार से हुआ, ये बताने की कोशिश की। इसका उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य है हमको ये बताना कि हम गुलाम कैसे हुए, गुलामी के कारणों को बताना ही इस कहानी का उद्देश्य है। और यह कहानी बता चुका हूँ 1857 के पहले। पूछा जाएगा ये कहानी कब की है, मतलब किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, तो 1857 के पहले की। तो इस कहानी के लिए एक फिल्म बनी थी, वो फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी कहानी पर आधारित थी। उसकी फिल्म का नाम भी था शतरंज के खिलाड़ी। ये 1977 में ये फिल्म बनी थी और इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। पूछा जाएगा कि जो 1977 में एक फिल्म बनी थी, उसके डायरेक्टर कौन थे, वो थे सत्यजीत रे, निर्देशक सत्यजीत रे थे, है ना। अब पढ़ते हैं कहानी से जो प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो 2 जगह से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और फिर इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होंगे जो अलग से आ सकते हैं, या फिर होलकर साइंस की जो वेबसाइट में डलते हैं, होलकर साइंस की कॉलेज में जो वेबसाइट में क्वेश्चन डालते हैं आने के लिए, तो उनको करा देंगे। उसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। देखते हैं अब कहानी के बारे में कि कहानी में क्या होता है ना। तो क्या होता है कि इसमें जो अवध कहलाता है, अवध वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहते हैं अवध को। और प्राचीन काल में इसको कौशल कहते थे, है ना। तो अवध जो है, तो 16 जनपदों में से एक था।
तो अवध जो है, अवध की राजधानी थी लखनऊ, और लखनऊ के वजीर थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह यहाँ के कौन थे? यहाँ के वाजिद अली शाह थे बादशाह, है ना। तो इनमें वाजिद अली शाह यहाँ के बादशाह थे, है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि शतरंज के खिलाड़ी जब कहानी वो हुई तो वो कहाँ का वर्णन किया गया, तो आ जाए अवध या लखनऊ, तो आपको उसमें लगा देना। और वहाँ का बादशाह कौन था? सो वाजिद अली। पूछा जाएगा इसमें कितने पात्र थे, कौन कौन से पात्र थे, तो इनके पात्र वाजिद अली, मीर, मिर्जा और बेगम, इन तीन के बारे में लिख देना। अगला आएगा कि इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र कौन, प्रमुख पात्र मीर और मिर्जा हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि जो मीर है, मीर और मिर्जा दो मित्र थे, कौन थे दोनों? तो दोनों मित्र थे। और मीर का पूरा नाम क्या था? तो मीर का पूरा नाम था मीर रोशन अली। ये क्वेश्चन आएगा कि मीर का पूरा नाम क्या था, तो आपको लिखना है मीर रोशन अली। और मिर्जा का पूरा नाम पूछे तो लिखना है मिर्जा सज्जाद अली। मिर्जा सज्जाद अली इसका पूरा नाम था। और अगर आए कि इसकी विशेषताएं क्या थी, ये मीर और मिर्जा की विशेषताएं क्या थी, तो आपको मीर और मिर्जा की जो विशेषताएं लिखना है, तो क्या लिखना है कि ये डरपोक थे, डरपोक थे, कायर थे, क्या थे? डरपोक थे, कायर थे और झूठी शान वाले थे। झूठी शान वाले थे, है ना। और ये बिलासी थे, बिलासी थे, बिलासी थे, है ना, बिलासी थे। तो ये इनकी विशेषताएं हो जाएंगी। यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं, कहानी को समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है इस कहानी में? क्या होता है कि जो अवध है लखनऊ, ये लखनऊ पर आधारित, अवध के पर आधारित कहानी है। तो इसमें दो पात्र मीर और मिर्जा होते हैं। तो मीर और मिर्जा दोनों शतरंज खेलते हैं। तो पहले जो बाजी होती है, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बाजी किसके यहाँ बिछती थी? तो जो शतरंज है, शतरंज की बाजी किसके यहाँ बिछती थी? तो वो शतरंज की बाजी बिछती थी मिर्जा के यहाँ। तो सबसे पहले किसके यहाँ बिछती थी बाजी? मिर्जा के यहाँ सबसे पहले शतरंज की बाजी मिर्जा के यहाँ बिछती थी, ठीक है। तो जब मिर्जा के यहाँ बिछती है, तो इसमें ये एक और वर्णन किया गया है कि इसमें किन किन खेलों का वर्णन किया गया है शतरंज के अलावा। तो शतरंज के अलावा इसमें किया गया है, वर्णन किया गया है, आपने सुना होगा ताश, ताश पत्ते जुआ जिसे कहते हैं, और अगला है ताश, और तीसरा अगर आपने नाम सुना हो तो सुना होगा चौपड़, चौपड़ का नाम आपने सुना होगा। और अगला है गंजीबा, गंजीबा। इन खेलों का वर्णन इसमें किया गया है ना। आप इनको नोट करते जाइए, इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। गंजीबा, गंजीबा, ताश, इनका वर्णन था, है ना। तो इसमें इन चीज़ों का वर्णन किया गया था। अब देखते हैं कहानी के बारे में। तो मीर के यहाँ, मीर और मिर्जा दो होते हैं। तो मिर्जा के यहाँ पहले बाजी बिछती है। तो जब ये एक दिन खेल रहे थे, एक दिन जब ये खेल रहे थे, तो इनकी बेगम का सर दर्द करने लगता है ना। तो मिर्जा की बेगम का सर दर्द करने लगता है। क्वेश्चन, किसकी बेगम का सर दर्द करने लगा, जिससे बाजी शतरंज की बाजी थी वो ध्वस्त न हो गई। तो मिर्जा की सर दर्द करता तो बुलाती है, लेकिन मिर्जा तो जीत रहे थे शतरंज, मिर्जा शतरंज जीत रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। लेकिन उन्होंने नौकरानी को भेजा, तो मीर ने कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें जाना चाहिए। तो वो चले जाते हैं। इतने में जो मीर रहता है, मीर शतरंज की जो मोहरें हैं उनको बदल देता है। लेकिन जो
इसकी पत्नी रहती है शतरंज मिर्जा की पत्नी रहती है। मिर्जा उसे ये कह देता है कि तुम्हारा कोई दर्द नहीं कर रहा शेरर, तुम ऐसे बहाने बना रही हो, इसलिए तुम्हें हकीम के यहाँ नहीं ले जाना है। तो जो मिर्जा होता है, मिर्जा की पत्नी बेगम होती है, मिर्जा की बेगम होती है, वो क्या करती है कि शतरंज की बाजी को फेंक देती है और मीर को अपने महल से भगा देती है। डरकर मीर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है, जो बाजी होती है वो मिर्जा के यहाँ होने लगती। तो आगे क्वेश्चन, सबसे पहले बाजी किसके यहाँ बिछती थी? सबसे पहले बाजी किसके यहाँ बिछती थी? सबसे पहले बाजी तो मिर्जा के यहाँ। सबसे पहले शतरंज की बाजी किसके यहाँ बिछती थी? तो मिर्जा के यहाँ बिछती थी, है ना। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा? इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि अब शतरंज इनके यहाँ बिछती थी, फिर उसके बाद किसके यहाँ बिछने लगी? तो उसके बाद बिछने लगी थी शतरंज की बाजी मीर के यहाँ। तो जब मीर के यहाँ शतरंज की बाजी बिछने लगी, अब मीर के यहाँ शतरंज की बाजी बिछ रही थी, है ना, तो उसके यहाँ शतरंज की बाजी मीर के यहाँ बिछने लगी, जिससे वहाँ के नौकरों और उसकी बेगम को तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसकी बेगम का अलग प्रेमी था, है ना, तो वो उनसे मिलने आया करता था। तो जब मीर दिन भर घर में रहेंगे तो कैसे मिल पाएंगी? पहले तो मिर्जा के यहाँ चली जाती थी, वो खुश थी, है ना। तो उसने अपने प्रेमी से कहा कि तुम सेनापति बनकर आओ और कहो कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि ये दोनों मीर और मिर्जा उसके जागीरदार थे। किसके? वाजिद अली शाह के जागीरदार थे। तो उन्होंने बुलाया है, तो इनका मोर्चा के लिए उन्होंने बुलाया है ना, मोर्चा के लिए बुलाया है। तो वो घोड़े पर सवार होकर आया, तो उसने ऐसा इनको कहा मीर को कि आपको वाजिद अली शाह ने मोर्चा के लिए बुलाया है। तो ये क्या हुए कि घर से भाग गए और नौकरों और अपनी पत्नी से कह दिया कि कोई आए तो कह देना वो घर पर नहीं है। अब ये पूछा जाएगा कि ये फिर इसके बाद इनकी बाजी कहाँ बिछने लगी या लास्ट में बाजी कहाँ बिछी? तो वो बिछी गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के तट पर एक खंडर में। गोमती नदी के किनारे एक खंडर में इनकी बाजी बिछने लगी, है ना। गोमती नदी के किनारे एक खंडर में इनकी बाजी बिछने लगी। अब ये खेलने लगे बाजी, शतरंज खेलने लगे। लेकिन शतरंज ये दोनों खेल रहे थे तो इनमें बहस होने लगी कि तुम्हारे बाप दादा ने कभी शतरंज खेला भी है? तो ये कहते हैं हमारे बाप दादा तो ज़मानों से खेल रहे हैं शतरंज। तो इसी प्रकार से इन दोनों में बहस होने लगी। और इसी समय जब ये बहस हो रही थी तो एक दूसरे के अपने जो शतरंज के वजीर थे उनको बचा रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज वाजिद अली को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। तो इन दोनों का कर्तव्य था कि वाजिद अली को बचाएं, लेकिन इन्होंने जो बादशाह थे अपने ओरिजिनल बादशाह को बताना चाहिए, लेकिन ये शतरंज के बादशाह को बचाने में जुटे हुए थे। तो इसमें यही वर्णन किया गया कि अगर ये दोनों अपने ओरिजिनल बादशाह को बचाने के लिए लड़ते और इस विलास में न पड़ते शतरंज के, तो अपना देश गुलाम ना होता। तो ये नहीं बचाते हैं और इनमें बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे को तलवार से मार देते हैं और दोनों का अंत हो जाता है ना। तो इस कहानी से बताया गया है कि अगर ये दोनों मीर और मिर्जा जैसे अन्य जो जागीरदार थे वो अपने बारे में ना सोचकर
अपने बादशाह, अपनी जमीन और मातृभूमि के बारे में सोचते तो अपना देश गुलाम ना होता। इसी का वर्णन किया गया है इस कहानी में। तो इस कहानी से जो भी प्रश्न आने वाले थे वो मैंने बता दिए हैं आपको, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो आ सकते हैं, वो आपको नोट कर लेना है। पहला, मिर्जा के अनुसार मिर्जा ने शतरंज के खेल को क्या कहा है? शतरंज के खेल के बारे में क्या कहा है? शतरंज के खेल के बारे में क्या कहा है? तो मिर्जा ने शतरंज के खेल के बारे में कहा है कि यह दिमाग को बढ़ाता है। किसको? यह दिमाग को बढ़ाता है। असल में दिमाग को बढ़ाता है ये शतरंज का खेल, है ना। तो पूछा जाएगा कि किसके अनुसार शतरंज दिमाग को बढ़ाता है, तो आप लिखेंगे मिर्जा के अनुसार। मिर्जा ने कहा, या मिर्जा के अनुसार शतरंज किसको बढ़ाता है? सो दिमाग को बढ़ाता है ना। अगला पूछा जाएगा कि मनहूस खेल शतरंज को मनहूस खेल किसने कहा है? किन्होंने मनहूस खेल कहा है? शतरंज को मनहूस खेल किसने कहा है? तो मनहूस खेल शतरंज को कहा है नौकरों ने। या फिर आ जाएगा कि नौकरों ने शतरंज के खेल को क्या कहा है? तो कहा है मनहूस खेल, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे जाने थे वो इन्हें बता दिया। और मनहूस खेल क्यों कहा? क्योंकि घर को बर्बाद कर देते हैं। आ जाएगा कि मनहूस खेल क्यों कहा? क्योंकि घर को बर्बाद कर देता है। यह खेल घर को बर्बाद कर देता है। इस कारण से इन्होंने शतरंज के खेल को मनहूस खेल कहा है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। और जो भी इससे अलग ऑब्जेक्ट हैं आने वाले हैं वो अपन अलग से, जो होलकर की वेबसाइट में पढ़ता है पूरा पेपर, तो उसके बारे में 30, 40, 50 जो ऑब्जेक्ट होंगे अपन वो पढ़ लेंगे। तो उसके अतिरिक्त आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। अभी पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? अपन इसके बाद पढ़ेंगे शतरंज के खिलाड़ी जो पाठ है उसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके अगले वीडियो में अपन पढ़ते हैं। अगर इसी का देखना हो तो एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। पहला जो शतरंज है, शतरंज के खिलाड़ी किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये क्या है? कहानी है। शतरंज में कितने ये मोहरें होती हैं? वो होती हैं 32। पूछा जाए कितनी मोहरें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो घोड़ा बजीर होता है, और एक राजा होता है, और ऊंट होता है, और हाथी होता है। ये इतने इनकी मोहरें होती है। पूछा जाएगा ये कहानी किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित कब हुई? माधुरी पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुई थी। ये किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। इसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। लेकिन इसमें किसका वर्णन किया गया है? भारतीय शासकों के पतन का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुलामी के कारणों को बताना कि किस प्रकार से गुलाम हुआ। 1857 के पहले की दशा का वर्णन किया गया है। और इसमें एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी, और इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। यह फिल्म 1977 में प्रकाशित हुई थी, है ना। और अगला जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है कि इसके कौन कौन से पात्र थे। तो वाजिद अली शाह थे जो अवध के नवाब थे, है ना। और ये कहानी कहाँ पर आधारित है? अवध पर आधारित थी, लखनऊ जिसकी राजधानी थी। और इसे वर्तमान उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। मीर का पूरा नाम, मीर की चरित्र विशेषताएं, है ना। और इसके जो प्रमुख पात्र थे कौन कौन से थे? आएगा निम्न में से इसके पात्र हैं या नहीं है, है ना। आपको इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। पहले बाजी किसके यहाँ बिछती थी, है ना। ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बाजी किसके, फिर किसके यहाँ बचने लगी, लास्ट में कहाँ बिछी, किस नदी के किनारे बसी। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाने चाहिए, है ना। अगर अगले क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ की राजकाज की भाषा क्या थी, है ना। उस समय लखनऊ की राजकाज की भाषा क्या थी? फारसी। राजकाज की भाषा फारसी थी। जैसे अभी है क्या? हिंदी है। तो राजकाज की भाषा क्या थी? फारसी। और वहाँ के अधिकांश लोग क्या बोलते थे? तो वो बोलते थे उर्दू, है ना।
तो पूछा जाएगा उस समय लखनऊ के अधिकांश लोग क्या बोलते थे, तो वो उर्दू ही बोलते थे। और मुंशी प्रेमचंद उर्दू में भी रचनाएं लिखते थे। तो जो इसके बारे में है मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाए, है ना। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, है ना।